देखिए, हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर जिस प्रकार के व्यवहारिक पहलू के साथ साथ हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करने की बात कही, उसी के अनुरूप राजस्थान की सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। पिछली बार सरकार ने इतिहास को विकृत करने का जो काम किया था वो भी सबके सामने है। हिजाब को लेकर भी जो कह रहे हैं स्कूल ड्रेस में आना चाहिए सारा। आज अगर स्कूल ड्रेस के पीछे एक ही मान्यता है कि समानता रहे, राजा हो चाहे रंग हो, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदायिक नहीं, बच्चों में समानता हो, प्रतिस्पर्धा बने बच्चों में, एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बच्चा रहे। इस नाते स्कूल ड्रेस के इस कंसेप्ट को वर्षों पहले इजाद किया गया था। अगर इसके साथ हम धर्म को जोड़ देंगे तो स्कूल की ड्रेस की वो भावनाएं गौण हो जाएगी। तो स्कूल ड्रेस होनी चाहिए। ने आपकी ट्वीट का जवाब उठाया था। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र भी लिखा था, जो सिंडिकेट के फैसला उन्होंने किया आनंद फानन के अंदर, और एक छोटी दशहरा कमेटी के बाद में एक नई बीएम शर्मा कमेटी बनाकर उस वैधानिक नियुक्ति को जो इन्होंने वैधानिक करने का जो कोशिश की, उस पर मैंने पत्र भी लिखा था। उस पर एक माननीय उच्च न्यायालय में जोधपुर में एक रिट याचिका भी मेरे विरुद्ध में लगाई है। इन सब का जवाब देंगे, और निश्चित तौर पर जो गलत है वो गलत है। और जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती विधायक दल ने स्टैंड लिया था, उस पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार उन सारे मामलों की जांच करे। अब आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं इस सरकार में? क्या संगठन में काम करेंगे या जो जिस भूमिका में हमारा संगठन रखेगा उसी भूमिका को स्वीकार करूंगा। मेरी कोई मांग नहीं है कि मेरे को कोई चुनाव लड़ाया जाए, मेरी कोई मांग नहीं है। हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व जिस भी भूमिका में रखेगा उसी भूमिका में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी के सामने कल ही प्रेजेंटेशन हुआ है, और उचित समय पर उचित निर्णय निश्चित तौर पर लेंगे। जो मोदी जी की गारंटी है वो हमारे शासन का आधार है। मोदी जी के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य पर भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार कटिबद्धता से आगे बढ़ेगी। सर, कानून व्यवस्था की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह नगर जोधपुर, यहाँ जिस तरह की पुलिसिंग है, चाकू को चाबी बना देती है, एमडी स्मैक सप्लायर होते हैं, उनको 3-3 दिन तक जेल में मतलब थाने में बैठा के फिर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपकी सरकार किस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात जो कर रहे हैं? भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में भ्रष्ट अधिकारी निश्चित तौर पर भजन लाल जी ने इनको जीरो टॉलरेंस माना है। आपने जो सवाल जोधपुर के बारे में उठाए हैं, इस बारे में अगर कोई भी शिकायत, तार्किक शिकायत हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचेगी तो सरकार अपना काम करेगी। और अगर मेरे भी संज्ञान में आएगा तो मैं भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। सर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपकी सरकार होते हुए भी निश्चित तौर पर हर पहलू खुला हुआ है, प्रमाण के साथ उन चीजों को, कुछ दस्तावेज मेरे पास भी है, किस प्रकार आरएस की परीक्षा से लेकर, और एक किरदार जो अभी भी जेल में विराजे हैं, बाबूलाल कटारा, किसी संवैधानिक संस्था का ये अनूठा नमूना है। तो जब कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द आरपीएससी जेल में विराजे, वो उस समय उनके पीछे जो लोग बाग थे, असली किरदार, रीट की परीक्षा से लेकर, और ये जो जिस प्रकार राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका से लेकर, अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट की से लेकर, प्रारंभिक जांच में ईडी ने जिन चीजों को पाया, उन सारी चीजों को लेकर जो भी दस्तावेज हैं उनको प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। में ईडी का छापा पड़ा है सर, के लगभग कर्जबार है, हाई फिजिकल स्टेट्स में स्टेट आ गया है, और मैं समझता हूं कि इन वित्तीय परिस्थितियों को पटरी पर लाकर एक सुशासन का जो मॉडल भजन लाल जी की सरकार ने अपनाया, उसका लाभ राजस्थान के आम व्यक्ति गरीब को होगा। जो लक्ष्य रखा है, और विशेष तौर पर आउटले में को जीडीपी का 3.5% तक ले जाने की बात कही है। जब आउटले बढ़ता है तो निश्चित तौर पर बजट का आकार बढ़ने के साथ साथ विकास के तमाम संभावनाएं बनती है। मैं समझता हूं भूतो न भविष्यत है, किसान, गरीब, युवाओं और महिलाओं को समर्पित ये बजट निश्चित तौर पर इस भारत के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में नई आशाओं को लेकर आएगा। इससे निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मोटे तौर पर मुझे यही कहना है, राजस्थान के अंदर सरकार अभी
लगभग अपने 1.5 महीने के कार्यकाल को पूरा कर रही है। भजन लाल जी की सरकार ने जहां भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात कही, वहीं जो पेपर लीक लगातार होते चले गए, पिछली सरकार के रहते हुए 19 से ज्यादा पेपर अलग अलग समय पर लीक हुए, जिसमें कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिसमें कई बड़े बड़े नेताओं के हाथ थे, उनके नाम भी सामने आए। एक टास्क फोर्स बनाकर उन्होंने उन पर न केवल अंकुश लगाया, बल्कि पेपर लीक में जिम्मेवारी डीजीपी और सीएस की तक डाल दी। और इसके साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए 450 रुपए में सिलेंडर और ईआरसीपी को मूर्त रूप देने के लिए जो एमओयू हुआ है, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा में कहा था कि हम ईआरसीपी को 2051 तक पूरा करेंगे। यानी ईआरसीपी के नाम पर उसको लटकाना भटकाना और 13 जिलों के अंदर सिवाय गुमराह करने का प्रयास था। अब वो भी पर्दाफाश हो गया है। अब सरकार का आगाज बड़ा शानदार और जानदार रहा। निश्चित तौर पर राजस्थान में जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने गए थे, वो मुद्दे कानून व्यवस्था से लेकर, पेपर लीक से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर और राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। पिछली सरकार ने राजस्थान को आर्थिक आपातकाल में धकेल दिया था, बिना बजट के कई योजनाओं का आगाज कर दिया था, और आज भी राजस्थान में 5 करोड़ 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। ये राजस्व तौर पर युवाओं के लिए कॉर्पस बनाना, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभान्वित करने के लिए एक बड़ा फंड का कॉर्पस बनाना एमएसएमई उद्योग को गति देगा। वहीं एक नया नारा हिंदुस्तान बदलते हिंदुस्तान के अंदर अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जैव अनुसंधान, यानी अनुसंधान के क्षेत्र में नभ से लेकर थल और थल से लेकर भूगर्भ तक सब जगह पर अंतरिक्ष तक हमारा अनुसंधान हमारे वैज्ञानिकों ने इस वर्ष किया है। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गति के अंदर जो कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका लाभ राजस्थान को होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग को बिना ब्याज के ऋण देने की जो योजना है, राजस्थान में प्रचुर संभावनाएं हैं पर्यटन की, उससे राजस्थान को फायदा मिलेगा। और विशेष तौर पर एयर कनेक्टिविटी में टियर 2 और टियर 3 इन शहरों को जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है, उससे राजस्थान के लगभग 24 से ज्यादा शहर इससे जुड़ने की संभावनाएं रहेगी। जहां आंगनबाड़ी को अपग्रेड करके छोटे बच्चे के स्वास्थ्य के साथ शिक्षा का आधार वहां बने, और वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर रेलवे का विकसित हो, रेलवे के 3 नए कॉरिडोर बने, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को फोकस करते हुए आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ से ज्यादा और नए गरीब के लिए घर बने। इन सब के साथ साथ राज्यों को जो विशेष तौर पर विकसित विकास के लिए 75,000 करोड़ का जो फंड देने का निर्णय किया है, ये राजस्थान को भी इसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं कि मोदी जी की गारंटियां अब इस देश में एक नया विकसित हिंदुस्तान, समर्थ हिंदुस्तान, उस ओर ये अग्रसर करने वाला है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर भी इस बार फिर मोदी मैजिक चलेगा और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जनमत के साथ तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। हमारी कृषि मंडियों को इनाम से स्वागत। मूलतः आज मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूं। मानवेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद मेरे साथ विधायक भी रहे,
दुखद दुर्घटना हुई, उनकी पत्नी के निधन पर उनके दाह संस्कार में भाग लेने आया हूं। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट हिंदुस्तान में आधारभूत संरचनाओं को पंख लगाएगा और 2047 तक ये देश दुनिया का सिरमौर बने। पांचवी अर्थव्यवस्था से हम आगामी कुछ ही वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं। नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, उद्यमियों को और सामान्य वर्ग को समर्पित ये बजट प्रस्तुत हुआ है। देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक घरों में, जो गरीब के घर, उनमें 300 यूनिट बिजली उनको मुफ्त मिले। ये गरीबी उन्मूलन का एक नया क्षेत्र में प्रवेश है। मोदी जी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे ऊपर निकल चुके हैं और अब गरीब के जीवन में परिवर्तन हो, इस नाते जहां एक और जितने भी अब नए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनेंगे उसमें 70% महिलाओं को देने का निर्णय किया है। वहीं महिला स्वावलंबन के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी अपने पैरों पर वो हमारी महिलाएं खड़ी हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बड़ी वृद्धि ये संकेत कर रही है कि देश के अंदर आधारभूत संरचनाएं आगे बढ़ेगी। मेरी निजी जानकारी में नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती घोटाला बीजेपी के समय काफी चर्चित रहा, काफी परिणाम और बिना इंटरव्यू के जिस पर नियुक्ति देने की तैयारी की गई है, मेरे संज्ञान में बात आई है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। नहीं, ये मैं चूंकि मैं अपनी मनपसंद की सीट पर गया था और ये सोचकर गया था कि जो जिस सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 बार जीती थी, जिसमें एक बार मैं जीता था 2008 में, कठिनतम सीट को चुनौती मानकर मैं गया था। मैं वहां से पराजित हुआ। तो पराजित व्यक्ति को किसी चीज पर मैं अधिकारपूर्व कहूं कि मुझे इस चुनाव के अंदर भी मौका मिलना चाहिए, मेरा अधिकार नहीं। बाकी पार्टी का आलाकमान का जो निर्णय है वो स्वीकार होगा। सर, आपकी ये एक तरह की गलतफहमी है। संविधान ने जो अधिकार राज्य सरकार को दिए हैं, राज्य सरकार उसको अपना निर्णय उचित समय पर लेगी। पर हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कर रहे हैं। उन नेतृत्व का अनुसरण के अंदर उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हमें विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान बनाए, उसमें किसी के पेट में दर्द उठे तो उठता रहे। डॉक्टर साहब, जब आप विपक्ष में थे, गुजरात में सबसे जो समाचार पत्रों में आती है, मैं समझता हूं कि इन बातों पर मेरा उत्तर देने का अधिकार इसलिए भी नहीं है कि हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व तय करता है। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की भूमिका आगामी समय में क्या रहेगी ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। संयम लोटा कह रहे हैं कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल की कमी खड़ी है असेंबली। मैं समझता हूं कि जहां आज मैं हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दौर चलते रहते हैं।